हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान यानी कि साइंस, और साइंस में हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को कवर करेंगे। और इसके हम लोग 20 नहीं तो 25 ऑब्जेक्टिव यहाँ देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव को पूरा कर चुके हैं और ये उसका सेकंड पार्ट है। पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। प्रश्न संख्या 2 में है, किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? मतलब पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है, चाहे पौधे का रंग हरा होता है। तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। दूसरे शब्दों में बोलो तो क्लोरोफिल को आप हरित लवक या पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। रंध्र को हम लोग स्टोमेटा भी बोलते हैं, स्टोमेटा चाहे स्टोमेटा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। पत्तियों में रंध्र के द्वारा। पूछता है कि पौधे अपना श्वसन किस अंग से करता है? तो आंसर होता है पत्ती या पत्तियों का रंध्र, और रंध्र को ही स्टोमेटा बोला जाता है। प्रश्न संख्या 4 में है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक क्या होता है? Mg होता है, संकेत। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम यानी Mg। और क्लोरोफिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हरित लवक या पर्णहरित। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरित लवक या पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु पाई जाती है? तो भी आप क्या बताएंगे? मैग्नीशियम यानी कि Mg। प्रश्न 5 में दिया हुआ है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? XX। देखिए, गुणसूत्र बहुत मतलब टफ क्वेश्चन होता है, क्योंकि गुणसूत्र से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। देखिए, गुणसूत्र कैसे पूछता है? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं उसका आंसर होता है 46। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। अगर जोड़ा में पूछ ले तो आंसर बताएंगे 23 जोड़ा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा या 46। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 या 23 जोड़ा। वही पूछेगा स्त्रियों में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो स्त्रियों में भी 23 जोड़ा या 46 होता है। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे तो 22 प्लस XX हो जाएगा। 2 को यह और 22 को यह, 22 प्लस XX होता है स्त्रियों में। आप पुरुषों में पूछ दे तो 22 प्लस XY। पुरुषों में पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस XY। अब पूछेगा आपसे एग्जाम में कि लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। गुणसूत्र को हम लोग इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, तो कहीं कहीं क्रोमोसोम भी लिख देता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे, इसका मतलब गुणसूत्र ही होता है। प्रश्न 6 में आ जाते हैं हम लोग, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। ये नर में होता है, मतलब पुरुषों में होता है, मेल वर्ग में। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है, प्राग कोश में पाया जाता है। प्राग कोश में क्या पाया जाता है? प्रागकण। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है, ग्वाइटर। ग्वाइटर जिसको आप घेघा रोग बोलते हैं, चाहे गलगंड, किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण मनुष्य में ग्वाइटर या घेघा या गलगंड रोग होता है। ये क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को बढ़ावा देता है, जिसके कारण गठान टाइप का बन जाता है गले में और ये रोग हो जाता है। प्रश्न 9 में दिया हुआ है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता, मतलब पौधे जो होते हैं क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जिसके लिए उन्हें किस चीज़ की जरूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सूर्य प्रकाश, चाहे आप इसको कह सकते हैं सौर प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब की आवश्यकता होता है। पौधे, सभी हरे पौधे, जितने भी पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। 1-2 को पौधा ऐसा भी होता है जो परपोषी होता है, जो दूसरे पर आश्रित रहता है, वो अपना से खुद भोजन नहीं तैयार करता है, जैसे अमरबेल का पौधा। वैसे मनुष्य जो होता है, मनुष्य भी क्या होता है? परपोषी होता है। प्रश्न संख्या 10 में है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो पत्तियों को जो मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है उसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों में मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? एब्सिसिक अम्ल। अगर वही कहेगा कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो आंसर होता है एथिलीन। प्रश्न 11 में दिया हुआ है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो ये अंतर्ग्रहण के कारण होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण के कारण होता है। प्रश्न संख्या हम लोग 12 देख लेते हैं।
हो गया। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। 12 में दिया हुआ आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? आनुवंशिकी का पिता हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रश्न 13 में दिया हुआ मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क यानी कि जिसको हम लोग किडनी या गुर्दा बोलते हैं, तो ये उत्सर्जन का भाग है। किसका भाग है? उत्सर्जन का। वृक्क का काम क्या होता है? रक्त को शुद्धिकरण करता, फिल्टराइज करता और यूरिया का निर्माण करता, उत्सर्जन करता है। प्रश्न 14 में आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न 14 में दिया हुआ मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया था। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है मटर, अब कौन सा मटर, तीखी मटर, मीठी मटर, इस तरह दे देता है, तो वहाँ आप आंसर लगाएंगे मीठी मटर। मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो आंसर है मटर और मीठी मटर। प्रश्न 15 में दिया हुआ है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो आंसर है ईस्ट। प्रश्न 16 में है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा हुआ है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा हुआ है? डार्विन के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा हुआ है। प्रश्न 17 पर आ जाते हैं हम लोग। हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। हाइड्रा में लैंगिक जनन की जो विधि है वो क्या कहलाता है? मुकुलन। प्रश्न 18 में दिया हुआ है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। और ये नर और मादा दोनों में पाया जाता है, मतलब ये नर वर्ग का भी हार्मोन है और मादा वर्ग का भी हार्मोन है एंड्रोजन। वैसे पुरुषों में ज़्यादा इसका उपयोग होता है। उपयोग क्या मतलब? पुरुषों में ज़्यादा काम करता है। तो एंड्रोजन जो है ना हार्मोन है, और हार्मोन को हम लोग रसायनों का दूत कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन को रसायनों का दूत। प्रश्न 19 में है पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधों में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जाइलम। देखिए यहाँ एक ट्रिक है, जौ से जल और जौ से जाइलम। पौधों में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो जाइलम। एक और होता है फ्लोएम। एक और क्या होता है? फ्लोएम। तो इसका जो काम होता है, जैसे पूछेगा कि पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, चाहे पौधों में खाद्य परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो आंसर है फ्लोएम। देखिए फस फ्लोएम और फस हो जाएगा यहाँ फूड। फूड माने क्या होता है? भोजन। तो फ्लोएम यानी खाद्य परिवहन के लिए पूछा जाए तो आप आंसर लगाएंगे फ्लोएम। एफ से फूड भी हो, एफ से यहाँ फ्लोएम हो जाएगा। तो जल परिवहन के लिए पूछा जाएगा तो जाइलम, और खाद्य परिवहन के लिए पूछा जाएगा तो फ्लोएम। प्रश्न 20 में दिया हुआ है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग को हम लोग चीनी रोग या शुगर रोग बोलते हैं, डायबिटीज। प्रश्न 21 में दिया हुआ प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन। प्रश्न 22 में है मछली का श्वसन अंग है। तो मछली का श्वसन अंग क्या है? गलफड़ा, जिसे आप क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। प्रश्न 23 में दिया हुआ है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से। प्रश्न 24 में दिया हुआ मनुष्य का श्वसन अंग होता है। तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। 25 में दिया हुआ मेढक का श्वसन अंग होता है। तो मेढक का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा या त्वचा। तो मेढक जो होता है ना, मेढक अगर स्थल पे होता है तो उस समय वह फेफड़ा से सांस लेता है, श्वसन करता है, और जब वह जल के अंदर होता है मेढक तो उस स्थिति में वह त्वचा से सांस लेता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।